everyone, good morning all of you guys. Please subscribe YouTube channel and don't forget press the bell icon. My all videos like, comment and share. So guys, today I am going to share. तो गाइस यहाँ पर हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। ठीक है, पेपर देने आप इस पूरी वीडियो को देखकर ही जाना है क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके आस किए जाएंगे। तो गाइस पहला प्रश्न आप देख सकते हो, दिया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वह छोटा अर्थशास्त्र होता है। इसमें छोटे छोटे इकाई का अध्ययन किया जाता है, जैसे इसमें एक व्यक्ति, निजी वस्तु, एक नगर, व्यक्तिगत आय आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इजी भाषा में इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं एक बार देख लीजिए, ये आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न है। इसी तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न और जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र वह छोटा अर्थशास्त्र होता है, इसमें छोटी छोटी इकाई का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति, निजी वस्तु, एक नगर, व्यक्तिगत आय आदि का अध्ययन किया जाता है। क्लियर, इस तरह से आप लिखोगे। अब इसी तरह से यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है, दिया गया है कि औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है। इसी के साथ ये भी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है कि समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है, आप इसका आंसर इस तरह से लिखोगे कि औसत आय की गणना निम्नलिखित सूत्र औसत आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। उस सूत्र को याद कर लीजिए। औसत आय बराबर क्या हो जाएगा, कुल आय अपॉन संख्या। ठीक है, लोगों की संख्या। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको लिख देना है, यहाँ कुल आय एक समुदाय में सभी लोगों की कुल आय है। उसके बाद आप लिखोगे कि संख्या लोगों उस समुदाय में कुल लोगों की संख्या है। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे कि औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है। इसी के साथ समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, इस प्रश्न के आंसर को भी आप देख कर जाओगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे, अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा दीजिए। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन ये भी तैयार कर लीजिए, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। अतलग उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बाजार की परिभाषा क्या है, तो देखिए कौन के शब्दों में जो आपके अर्थशास्त्री हैं इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ किसी ऐसे विशिष्ट स्थान से नहीं लगाते हैं जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र से लगाते हैं जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य आपस में इस प्रकार का संपर्क हो कि किसी वस्तु का मूल्य सरलता एवं शीघ्रता से समान हो जाए। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा दीजिए। बाजार की परिभाषा आप इस तरह से लिख कर आओगी। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको भी देख लीजिए। अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर देख लीजिए। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिए कि सीमांत लागत क्या है। ठीक है, तो वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक से आशय व्यापारिक बैंक वे होते हैं जो सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह से लिखोगे, व्यापारिक बैंक वे होते हैं जो सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक व्यापारिक बैंक होते हैं तथा ये बैंक अनुसूचित बैंक भी होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे, ये बैंक केंद्रीय बैंक के निर्देशन में कार्य करते हैं एवं जनता से निक्षेप स्वीकार करते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे एक और लाइन आपको लिखनी है कि अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं तथा साख का निर्माण भी करते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है, इसके कार्य क्या हैं, उनको यहाँ पर आपने देख लिया। ठीक है, अब इसी तरह से अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार कर लेना है उस प्रश्न को देख लेते हैं।
इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है कि अब स्फीति अंतराल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न के आंसर को भी देख लीजिए। तो आप इस तरह से लिख कर आओगे कि स्फीति अंतराल किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी कुल मांग की आवश्यकता पड़ती है, यदि कुल मांग उससे अधिक हो तो इनके अंतर को स्फीति अंतराल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा आपको और लिखना है कि स्फीति अंतराल मांग के आधिक्य के कारण उत्पन्न होता है। अतिरिक्त मांग को पूर्ण करने में वर्तमान प्रवाह पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। इस स्थिति में उत्पादन में वृद्धि नहीं होती क्योंकि सभी संसाधन पूर्ण रोजगार उत्पादन स्तर पर कार्य कर रहे होते हैं। इस स्थिति में रोजगार में भी वृद्धि नहीं होती क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त कर ली गई होती है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि स्फीति अंतराल मांग में आधिक्य की माप करता है। स्फीति अंतराल यह बतलाता है कि पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति में उत्पादन आय के लिए जितनी मांग होनी चाहिए वास्तविक मांग उससे कितनी अधिक है। स्फीति अंतराल मांग आधिक्य तथा कीमत में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। तो आई होप आपको सही ढंग से यहाँ पर समझ आ गया होगा कि अब स्फीति अंतराल क्या है, इसकी परिभाषा आप किस तरह से लिखोगे। अगर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाए तो ये यहाँ पर जितना आंसर दिया गया है पूरा वहाँ पर आपको लिख कर आना है। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगी उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि बचत को निर्धारित करने वाले तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है, बचत को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बचत को निर्धारित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। पहले आपको इस तरह से एक लाइन लिखनी है, उसके बाद आप लिखोगे फर्स्ट हो जाएगा बचत करने की इच्छा, बचत करने की शक्ति, बचत करने की सुविधाएं। ठीक है, तो बचत को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हो जाएंगे। बचत करने की इच्छा पहला, बचत करने की शक्ति दूसरा हो जाएगा, इसी तरह से तीसरा हो जाएगा बचत करने की सुविधाएं। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, दिया गया है कि भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली के किन्हीं 3 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तो आप इस तरह से लिखोगे कि भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली के 3 बिंदु। पहला हो जाएगा मुद्रा इकाई, इसमें आप लिखोगे कि भारत की मुद्रा इकाई यानी रुपया, 1 रुपया 100 पैसों में विभाजित होता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे जारीकर्ता, इसमें आपको लिखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकृत संसाधन है। इसी तरह से संस्थान है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट लिखोगे मुद्रा का प्रकार और इसमें आपको लिखना है कि भारत में 2 प्रकार की मुद्राएं प्रचलित हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या था कि भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली के किन्हीं 3 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तो मुद्रा इकाई, जारीकर्ता, मुद्रा का प्रकार, इस तरह से आप इन प्रश्नों के आंसर लिख कर आओगे। क्लियर। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए जो आपका अगला प्रश्न है दिया गया है यहाँ पर कि केंद्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है, इसके मानात्मक उपकरण के नाम लिखिए। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है, इसके मानात्मक उपकरण के नाम लिखिए। अब फटाफट से इस प्रश्न के आंसर को देख लीजिए। आप लिखोगे केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है जो किसी देश के मौद्रिक नीति को प्रतिबंधित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह देश की मुद्रा और बैंकिंग संबंधी नीतियों को संचालित करता है ताकि वित्तीय स्थिरता बनाए रखी जा सके। ठीक है, इसके बाद आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर थोड़ा लिख देना है कि नोटों के निर्गमन, वित्तीय समस्याओं का समाधान, नेक्स्ट लिखोगे मुद्रा का नियमन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, केंद्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है, इसके मानात्मक उपकरण के नाम लिखिए। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। ठीक है, ये आपको याद होगी। आप लिखोगे केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है जो किसी देश की मौद्रिक नीति को प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार होता है।
यह देश की मुद्रा और बैंकिंग संबंधी नीतियों को संचालित करता है ताकि वित्तीय स्थिरता बनाए रखी जा सके। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर लिखोगे पॉइंट बाय पॉइंट, नोटों का निर्गमन, वित्तीय समस्याओं का समाधान, मुद्रा का नियमन। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगी उसको देख लेती हैं। वीडियो गाइस आपको एंड तक देखना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के 3 दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के 3 दोष, तो यहाँ पर एक बता दिया गया है कि दोहरे संयोग का अभाव। अब इसमें देख लीजिए, आप इस तरह से लिखोगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई दोहरे संयोग का अभाव है। इस प्रणाली के अंतर्गत मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऐसे व्यक्ति की खोज में भटकना पड़ता है जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो और वह व्यक्ति अपनी वस्तु देने के लिए तत्पर हो तथा वह बदले में स्वयं की उस मनुष्य की वस्तु लेने के लिए तत्पर हो। उदाहरण के लिए योगेश के पास गेहूँ है और वह गेहूँ के बदले चावल प्राप्त करना चाहता है, तो योगेश को ऐसा व्यक्ति खोजना पड़ेगा जिसके पास चावल हो और साथ ही साथ वह बदले में गेहूँ लेने के लिए तैयार हो। इस प्रकार दो पक्षों का ऐसा पारस्परिक संयोग जो एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तुएं प्रदान कर सके, मिलना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि वस्तु विनिमय प्रणाली के 3 दोषों का वर्णन कीजिए। तो फर्स्ट आपने देख लिया दोहरे संयोग का अभाव। ओके, अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगी उसको देख लेती है। अब यहाँ पर देखिए अतलग उत्तरीय प्रश्न आप देख चुके हो, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार कर लेनी है। ठीक है, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर देखा जाएगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हो, मांग का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन गाइस कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो मांग का नियम लिखिए, क्या हो जाएगा, आप इस तरह से पहले हेडिंग डालोगे मांग का अर्थ एवं परिभाषा। इसके बाद आपको लिखना है कि मांग किसी निश्चित समय अवधि में किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता उस वस्तु या सेवा की विभिन्न मूल्यों पर खरीदने को तैयार और सक्षम होते हैं। दूसरे शब्दों में यह दर्शाता है कि उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को कितनी मात्रा में खरीदना चाहता है और कितना भुगतान करने को तैयार है। ठीक है, तो मांग का नियम आई होप आपको याद होगा। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, सही शब्दों में आप किस तरह से लिख कर आओगे। आप लिखोगे मांग किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय अवधि में विभिन्न यानी अलग अलग मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। यह आमतौर पर एक वक्र के रूप में दर्शाया जाता है जिसे मांग वक्र कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से। अब इसी के साथ गाइस एक क्वेश्चन आपको और तैयार कर लेना है कि कीमत रेखा क्या है और स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये कीमत रेखा क्या है, ये क्वेश्चन अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, और स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपने समझ लिया, मांग का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, और अतलग उत्तरीय प्रश्न में प्राइस लाइन क्या है, ठीक है, कीमत रेखा क्या है और स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं। इन प्रश्नों के आंसर को भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे, कुल आय को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालोगी कुल आय क्या है। देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है कि व्यक्ति रब एक निर्धारण वर्ष 2024-25 विभिन्न आय स्रोतों से रब की आय वेतन रुपए 10 लाख, मकान किराया 2 लाख और ब्याज कितना हो जाएगा 50,000। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। ठीक है, कुल आय को उदाहरण द्वारा समझाइए, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लेते हैं।
अब यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख सकते हो, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के मध्य आपको अंतर स्पष्ट करना है। इसी के साथ क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, गुणक क्या होता है विवेचना कीजिए। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है आप इस तरह से लिखोगे, इसमें अनेक विक्रेता होते हैं जिसके कारण पूर्ति पर उनका नियंत्रण नहीं होता। नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने या उद्योग को छोड़कर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, अनेक फर्में होती है जो उद्योग से कीमतें स्वीकार करती हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के मध्य अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। इसके बाद एकाधिकार क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एकाधिकार में आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है कि इसमें केवल एक विक्रेता होता है जिसके पास वस्तु का पूरा नियंत्रण होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि नई फर्मों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि एकाधिकार वस्तुओं के मूल्य निर्धारित होता है। एकाधिकारी वस्तुओं के मूल्य कैसा होता है, निर्धारक होता है। ठीक है, तो एकाधिकार क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बजट के कोई 3 उद्देश्य बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरकारी बजट के उद्देश्य क्या हो जाएंगे, फटाफट से देख लीजिए आंसर। आप लिखोगे, सरकारी बजट सरकार के वार्षिक व्यय एवं आय का ब्यौरा तो प्रस्तुत करता ही है, साथ ही बजट सरकार की विकास की नीतियों एवं उद्देश्यों को भी इंगित करता है। सरकारी बजट के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला यहाँ पर आप लिखोगे कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। बजट का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति को प्रोत्साहन देना होता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे कि संतुलित क्षेत्रीय विकास। सरकार बजट के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने हेतु पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। नेक्स्ट लिखोगे आर्थिक स्थिरता में कि अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र चलते रहते हैं, जिसे नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था में स्थिरता प्राप्त करना भी बजट का उद्देश्य होता है। तो सरकारी बजट के कोई 3 उद्देश्य बताइए। आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप तैयार करोगे, मुद्रा के कार्यों को समझाइए। तो जल्दी से देख लीजिए, आप इस तरह से लिखोगे कि मुद्रा के कार्यों को निम्न शीर्षकों में बांटकर देखा जा सकता है। फिर यहाँ पर आपको आ नंबर पर इस तरह से लिखना है कि मुद्रा के प्रमुख या प्रधान कार्य। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे मुद्रा के सहायक या गौण कार्य। 4 नंबर पर मुद्रा के आकस्मिक कार्य। नेक्स्ट है मुद्रा के अन्य कार्य। तो यहाँ पर फर्स्ट देख लीजिए, मुद्रा के प्रमुख या प्रधान कार्य क्या है। आप लिखोगे कि मुद्रा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। इन कार्यों को मुद्रा प्रत्येक सरकार की अर्थव्यवस्था में आवश्यक रूप से संपन्न करती है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। तो प्रश्न है कि उपभोक्ता संतुलन से क्या आशय है, तटस्थता वक्र विश्लेषण से उपभोक्ता का संतुलन समझाइए। तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी के साथ तैयार कर लीजिए ये क्वेश्चन भी कि तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है कि रेखा चित्रों की सहायता से किसी वस्तु की मांग पर निम्नलिखित परिवर्तनों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको करना है प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आप इन प्रश्नों को भी साथ ही साथ तैयार कर लीजिए। तो उपभोक्ता संतुलन से क्या आशय है, तटस्थता वक्र विश्लेषण से उपभोक्ता का संतुलन समझाइए। तो यहाँ पर इस तरह से लिखोगे, एक उपभोक्ता संतुलन की प्राप्ति करता है जब वह दिए गए बजट समीकरण पर सबसे ऊंचे संभावित तटस्थता वक्र पर पहुंच जाता है। उपभोक्ता संतुलन बिंदु बजट रेखा पर होना चाहिए तथा यह वस्तुएं एवं सेवाओं का सबसे अधिक प्राथमिक संयोग प्रदान करता हो। तटस्थता वक्र अवधारणा के अनुसार एक उपभोक्ता को संतुलन प्राप्त करने के लिए 2 शर्तों को पूरा
करना आवश्यक होता है। और ये 2 शर्तें कौन कौन सी हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लिखोगे प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार 3 प्रकार का होता है। पूर्ण बाजार, तो यहाँ पर पहले देख लीजिए पूर्ण बाजार क्या है, ठीक है, परफेक्ट मार्केट क्या है। आप लिखोगे पूर्ण बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जिसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं में पूर्ण प्रतियोगिता होती है, जिसके कारण बाजार में वस्तु विशेष का एक ही मूल्य प्रचलित होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आप लिखोगे कि इस बाजार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए। आप लिखोगे इस बाजार में वस्तु के क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। वस्तु रंग रूप गुण आकार में एक समान होते हैं। संपूर्ण बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित होता है। नेक्स्ट लिखोगे कि व्यक्तिगत क्रेता एवं विक्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित करने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि उनका कुल मांग एवं पूर्ति में हिस्सा नगण्य होता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। इसी तरह से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में एक प्रश्न आपको और तैयार कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार कर लेंगे कि राष्ट्रीय आय के आकलन की व्यय विधि को समझाइए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए, विदेशी विनिमय दर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन भी आपका आज किया जाता है, तो इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है पेपर के लिए, ठीक है। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपने यहाँ पर देख लिए। गाइस, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।